हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस। आई होप यू डूइंग वेल। तो एस्पिरेंट्स एचएएस 2026 को ध्यान में रखते हुए निम्बस एकेडमी के द्वारा आपके लिए एक सिंप्लीफाइड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए आज इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ एक उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं एचएएस में, और मोस्ट प्रोबेबली आपसे इनकमिंग 2026 में भी वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी कंटिन्यूएशन में जो हमारा आज इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका 1850-70 का रिवोल्ट, जिसमें ये इस टॉपिक के ऊपर आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इस टॉपिक में आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम जल्दी से जो आपके पास 1850-70 का रिवोल्ट है उसके जो आपको इंपॉर्टेंट रीजंस देखने को मिलते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, जहां पे आपको ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट आप डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स के ऊपर आपको कौन से वेरियस लीडर्स देखने को मिलते हैं, किन डेट्स के ऊपर इन सेंटर्स के ऊपर रिवोल्ट स्टार्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट एट दीज वेरी सेंटर्स। तो यहां पे जो वेरियस सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट देखने को मिलते हैं वहां पे किन ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस के साथ। तो ये आपसे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से, किससे, 1850-70 का रिवोल्ट। यहां पे आपसे डेट पूछी गई है वेरियस सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट के ऊपर कि इन पर्टिकुलर सेंटर्स के ऊपर ये रिवोल्ट कौन सी डेट को स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट में लखनऊ में और सेकंड सेंटर में कानपुर में स्टार्टिंग डेट्स पूछी गई हैं इस रिवोल्ट की। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 2024 में यहां पे आपके पास एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया गया था, जहां से एक स्टेटमेंट 1850-70 रिवोल्ट से रिलेटेड हमें दिखाई देती है, जो आपके पास है फोर्थ स्टेटमेंट। यहां पे आपके पास स्टेटमेंट दी गई है कि द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस आल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहां से आपको पिक करनी थी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्लियर? तो यहां पे आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें 2023 के क्वेश्चन की जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलता है, तो यहां पे 1850-70 का जो रिवोल्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, उसको लेके वेरियस हिस्टोरियंस के द्वारा कुछ एक स्टेटमेंट्स पास की गई हैं। तो यहां पे दो हिस्टोरियंस के व्यूज दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक व्यू दिया गया है बाय सर जेम्स आउटरैम्प और दूसरा बाय आरसी मजुमदार। तो आपको यहां पे बताना था कि 1850-70 रिवोल्ट में इनमें से कौन से व्यूज इन हिस्टोरियंस के द्वारा दिए गए थे। क्लियर? तो ये आपको एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर हम प्रीवियस 3 इयर्स की बात करते हैं। किस टॉपिक से? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1850-70 रिवोल्ट की। क्लियर? चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 1850-70 रिवोल्ट का। तो जैसा कि आप जानते हैं, मोस्टली अगर हम बात करते हैं 1850-70 रिवोल्ट की, तो अक्सर 1850-70 रिवोल्ट को मेरठ में अचानक भड़की आग के रूप में याद किया जाता है। बिकॉज आप जानते हैं ये रिवोल्ट कहां से स्टार्ट हुआ था। ये रिवोल्ट आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है मेरठ से। कौन सी डेट पे? 10th ऑफ मई 1857। तो मोस्टली इसको एक अचानक भड़की हुई आग के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ये आग अचानक नहीं भड़की थी। इसके पीछे आपको बहुत से रीजन देखने को मिलते हैं। जिन ब्रिटिश एक्टिविटीज की वजह से जो यहां इंडियंस हैं उनके अंदर ब्रिटिशर्स के एक्शंस या एक्टिविटीज के खिलाफ बहुत लंबे समय से एक असंतोष और उनके खिलाफ एक गुस्सा पनप रहा था। ठीक है? और ये गुस्सा फाइनली फूट पड़ता है किस रूप में? मेरठ म्यूटिनी ऑफ 1857, जो आपको 10th ऑफ मई को देखने को मिलती है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से वेरियस रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस में ब्रिटिशर्स के या उनकी एक्टिविटीज के खिलाफ असंतोष या गुस्सा भर रहा था। तो अगर हम इसके रीजंस की बात करते हैं कि वो कौन से वेरियस रीजंस थे जिसकी वजह से आपको 1850-70 का रिवोल्ट देखने को मिलता है, तो अगर मैं इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करूं वेरियस कॉजेस में, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं पॉलिटिकल रीजंस में। तो इस रिवोल्ट के पीछे आपको पॉलिटिकल रीजंस देखने को मिलते हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक रीजंस, देन वी हैव सोशल एंड रिलीजियस रीजंस। देन अगर मैं कुछ एक और फैक्टर्स की बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव
करप्शन, और इसके अलावा एक और लास्ट और इंपॉर्टेंट अगर रीजन की बात करूं तो वो दिखाई देता है आपको डिसकंटेंट अमंग द सिपाही, डिसकंटेंट अमंग द सिपाही। तो ये वेरियस रीजन है जो आप जानते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको 1850-70 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अक्सर 1850-70 रिवोल्ट को एक अचानक मेरठ में अचानक भड़की आग के रूप में याद किया जाता है, जो बिल्कुल सच नहीं है। हम जानते हैं कि जैसा कि आपको बताया कि ये रिवोल्ट कहां से स्टार्ट होता है, मेरठ से 10 मई 1857 को। बट इस पर्टिकुलर डेट से पहले या मेरठ म्यूटनी से कुछ दिन पहले से ही हमें जो ब्रिटिशर्स की वेरियस कैंटोनमेंट्स देखने को मिलती हैं, वहां पे एक खामोश उथल पुथल देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो हाईलाइट करती है कि यहां पे जो इंडियन सिपाही थे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी लंबे समय से एक असंतोष और गुस्से की भावना पनप रही थी। उस असंतोष या गुस्से की भावना के रीजन क्या थे, अगर हम बात करते हैं इंडियन भारतीय सिपाहियों की, तो रीजंस की बात की जाए तो हाल ही में कुछ एक ब्रिटिश एक्टिविटीज थी जिनकी वजह से ये गुस्सा पनप रहा था। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 वन ऑफ द रीजन। उसके अलावा एनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन। अब कहा जाता था कि ये जो राइफल्स थे उनके जो कार्ट्रिजेस थे उसके अंदर किसके फैट का यूज किया जाता था, काउस का एंड पिग्स का, ठीक है। तो ये इंडियन जो हिंदू कम्युनिटी थी या मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स थे उसके अगेंस्ट में था। देन यहां पे कुछ एक इंसिडेंट आपको ऐसा भी देखने को मिलते हैं जहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन सिपाहियों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनके खिलाफ आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलेगी बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स अगेंस्ट द भारतीय जो आपको सिपाही देखने को मिलते हैं। देन उनकी जो वेजेस हैं वो भी आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते थे इन द कैंटोनमेंट्स। फॉर एग्जांपल उनको तिलक लगाने से, जैसे हिंदुओं की बात की जाए तो उनको तिलक लगाने से मना कर दिया जाता है, और मुस्लिम्स हैं उनको दाढ़ी काटने के लिए कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पे वो अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से जो यहाँ पे भारतीय सिपाही हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रोष पनप रहा है। और वो रोष किस रूप में फूट पड़ता है फाइनली, वो रोष फटता है आपका 1850-70 की जो मेरठ म्यूटनी है, ठीक है, जो 1857 की मेरठ म्यूटनी है 10 मई, उसके साथ वो रोष फाइनली फूट पड़ता है। लेकिन उससे कुछ महीने पहले ही, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स में कुछ आपको ऐसी खामोश उथल पुथल देखने को मिलती है जिससे हमें पता लगता है कि ये जो मेरठ म्यूटनी थी वो बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। तो एग्जाम में आपसे ये इंपॉर्टेंट है जो 1850-70 की मेरठ म्यूटनी से कुछ एक मंथ पहले आपको जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स में सिपाहियों के द्वारा, वो आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखने हैं। यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे पूछा भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां आप जानते हैं फेमस पर्सनैलिटी है मंगल पांडे, ठीक है। ये बिलोंग करते थे 34th नेटिव इन्फेंट्री को, कौन से प्लेस में, बराकपुर में। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, एक सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए बाद में इनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था 8 मार्च 1857 को। और फाइनली जिस इन्फेंट्री या जिस बटालियन को ये बिलोंग करते थे उसको फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसबैंड भी कर दिया जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में हर एक पॉइंट से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। तो ये एक लौता इवेंट ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा और भी आपको यहां पे इवेंट्स देखने को मिलते हैं जो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 19th नेटिव इन्फेंट्री है आपके पास, कहां पे, बहरमपुर में, वेस्ट बंगाल में। यहां पे भी जो न्यू एनफील्ड राइफल हैं जिनकी हमने अभी बात की, उनको यूज करने से मना कर दिया जाता है। फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया जाता है, इस बटालियन को 1857 मार्च में डिसबैंड कर दिया जाता है। 34th नेटिव इन्फेंट्री को तो हमने डिस्कस कर ही लिया। उसके अलावा 7th अवध रेजिमेंट है, अवध में आपको देखने को मिलती है। इसमें भी फाइनली ऐसी ही आपको एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको डिफाई कर दिया जाता है सिपाहियों के द्वारा, और फाइनली इस रेजिमेंट को भी डिसबैंड कर दिया जा रहा है। साथ ही में 3rd नेटिव इन्फेंट्री कैवलरी है, 3rd नेटिव कैवलरी आपके पास कहां पे, मेरठ में।
यहां पे भी सिमिलर एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। ये जो कार्ट्रिजेस हैं जिनमें किसकी ग्रीस को यूज किया गया है, किसके फैट की ग्रीस को यूज किया गया है, आपके पास काऊ या पिग की, तो इनको कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया जाता है सोल्जर्स के द्वारा, जिनको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो आपको मेरठ म्यूटिनी से कुछ महीने पहले ही ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स में देखने को मिलते हैं अक्रॉस द वेरियस प्लेसेस। तो ये इवेंट आपको विद डेट्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको मैंने दिखा भी दिया है कि विद डेट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जैसे हमने बात की कि ये रिवोल्ट कहां पे स्टार्ट होता है, ये रिवोल्ट फाइनली स्टार्ट होता है आपका मेरठ से। और यहां पे डेट की बात की जाए तो 10th ऑफ मई 1857 को ये रिवोल्ट आपका स्टार्ट होता है मेरठ से। उसके क्या रीजन थे हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ ही दिनों में क्या होता है कि ये रिवोल्ट यहां से जो आसपास के नेबरिंग एरिया से वहां पे स्प्रेड हो जाता है। तो मेनली अगर इस रिवोल्ट के सेंटर्स की बात की जाए तो ये आपको मोस्ट ऑफ द जो नॉर्दर्न इंडिया है या आपका जो सेंट्रल इंडिया है, वहां पे आपको वेरियस सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। उन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट पे कब ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है आपको वो ध्यान में रखना है। इन पर्टिकुलर सेंटर्स के ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जिनके द्वारा इस रिवोल्ट को लीड किया गया था, वो भी आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे आपको सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट और वहां पे जो पर्टिकुलर लीडर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर जैसे यहां से तो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ से, तो यहां पे इंपॉर्टेंट सेंटर है आपके पास एक दिल्ली। तो दिल्ली में जो यहां पे सिंबॉलिक हेड है इस रिवोल्ट के, वो किसको इलेक्ट किया जाता है? बहादुर शाह जफर, जो आपको लास्ट मुगल एम्परर देखने को मिलते हैं। तो इनको सिंबॉलिक हेड रिप्रेजेंट किया जाता है इस रिवोल्ट का। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इस रिवोल्ट को एक सेंस ऑफ लेजिटिमेसी प्रोवाइड की जा सके, बिकॉज ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर या लास्ट मुगल रूलर, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो रिप्रेजेंट करते हैं यहां की इंडिया की रिच कल्चर को, यहां की हेरिटेज को और यहां की पॉलिटिकल यूनिटी को। जबकि जो ब्रिटिशर्स हैं, जबकि जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं, उनको एज ए फॉरेन पावर देखा जाता है और कहा जाता है कि उनका कोई क्लेम नहीं बनता है इंडिया को गवर्न करने का, जबकि इनको देखा जाता है इंडिया का लास्ट लेजिटिमेट रूलर। इसलिए जो आपके पास बहादुर शाह जफर है, जो लास्ट मुगल रूलर हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है इस रिवोल्ट का सिंबॉलिक हेड। दो जो यहां एक्चुअल पावर होती है, रियल कमांड होती है, किसके हाथ में होती है? उनके जनरल है आपके पास जनरल बख्त खान। पैरेलली यहां पे अगर हम बात करें, कानपुर में आपको तांत्या टोपे देखने को मिलते हैं। तो यहां पे तांत्या टोपे क्या करते हैं? पहले तो वो जो बहादुर शाह जफर हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एम्परर ऑफ द इंडिया, उसके साथ में ही वो खुद को पेशवा भी डिक्लेयर करते हैं और खुद को बहादुर शाह जफर का क्या डिक्लेयर करते हैं? खुद को उनका गवर्नर भी डिक्लेयर करते हैं। तो यहां पे जो कानपुर में है, यहां पे जो इस रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं वो कौन है आपके पास? नाना साहिब और विद द हेल्प ऑफ तांत्या टोपे। लखनऊ में आपके पास बेगम हजरत महल है, बरेली में आपके पास खान बहादुर खान है, वहीं बिहार में अरह करके एक प्लेस है जहां पे आपको कुंवर सिंह देखने को मिलते हैं। यहां पे फैजाबाद रीजन में आपको मौलवी अहमदुल्ला शाह यहां पे लीड करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको डंका शाह भी कहा गया है। झांसी में आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई हैं, ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई विद द हेल्प ऑफ तांत्या टोपे आपको यहां पे लीड करती हुई दिखाई देती हैं। अब जैसे यहां पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए थे, तो वहां पे कुछ एक सेंटर्स के डेट पूछे गए थे कि कब यहां पे 1850-70 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। तो जैसे यहां पर ध्यान में रखना है कि दिल्ली में तो देखो मेरठ में स्टार्ट हुआ 10th ऑफ मई को। ये यहां से मेरठ से दिल्ली लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है। तो यहां से 10th मई को स्टार्ट हुआ और पहुंचते पहुंचते यहां पे एक दिन लग जाता है। तो 11th ऑफ मई से स्टार्ट होता है दिल्ली में आपका। आपको याद रखना है कानपुर में, यह आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो यहां पे जून 4th और 5th को स्टार्ट होता है। यहां पे लखनऊ की बात की जाए 4th ऑफ जून है आपके पास। और बरेली में आपको ध्यान रखना है कि कौन से मंथ में, जून में। और आपके पास बिहार अरह में जुलाई को ये स्टार्ट होता है। वहीं आपको फैजाबाद में मई में देखने को मिलता है और जून में यहां झांसी और ग्वालियर में। तो यहां पे अगर आप मंथ देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है याद करना। 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मई, जून और जुलाई के कुछ एक मंथ में ही ये हर एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स के ऊपर आपको रिवोल्ट स्टार्ट होता हुआ दिखाई देने को मिल रहा है। और जून की बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द जून में देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे जून 4th और 5th को। रिवोल्ट का तो 10th ऑफ मई है, तो ऑब्वियसली उसके बाद ही जो डेट्स हैं वहां पे रिवोल्ट स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली में 11th ऑफ मई को। तो यहां से आपको ये डेट्स और यहाँ पे जो सेंटर्स हैं, वहां पे जो पर्टिकुलर लीडर्स हैं, उनको आपने
ध्यान में रखना है। क्लियर? उसके बाद अब जैसे जैसे ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो एज ए मिलिट्री म्यूटिनी स्टार्ट होता है, बट धीरे धीरे सिविलियंस भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्थ ऑफ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ये रिवोल्ट फैल जाता है। तो जैसे आपको बताया कि यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट देखने को मिलते हैं। तो फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया जाता है, इन रिवोल्ट्स को दबाने की कोशिश की जाती है। स्टार्टिंग डेज ऑफ द रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेज में हम देखते हैं कि जो वेरियस सिपाही हैं या जो सिविलियंस हैं, इंडियन सिविलियंस हैं, उनके द्वारा ब्रिटिशर्स को वेरियस सिटीज में मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये रिवोल्ट आपको थोड़ा सा सक्सेसफुल देखने को भी मिलता है, बट इन द लॉन्ग टर्म ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ जो उनकी स्ट्रेटजी है उसकी हेल्प से वो इस रिवोल्ट को फाइनली सप्रेस कर देते हैं। तो लगभग एक साल के अंदर अंदर ये जो रिवोल्ट है, जो आपको वेरियस सेंटर्स में, वेरियस रीजन्स में देखने को मिलता है, इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट तो आपने डिस्कस कर लिए, तो यहां पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ये जो पर्टिकुलर सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट की हमने बात की, वहां पे कौन से इंपॉर्टेंट आपको ब्रिटिश ऑफिसर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा इस रिवोल्ट को वहां पे जाके सप्रेस किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ रिवोल्ट पे या पर्टिकुलर रीजन ऑफ रिवोल्ट पे, सेंटर ऑफ रिवोल्ट पे किन ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था जिन्होंने वहां पे जाके उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। तो यहां आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और यूपीएससी में बना भी हुआ है, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहले अगर दिल्ली की बात करें तो यहां पे आपको निकलसन देखने को मिलते हैं, साथ में हडसन देखने को मिलते हैं। तो इनके द्वारा दिल्ली में रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। तो यहां पे आपको डेट ऑफ सप्रेशन भी ध्यान में रखनी है। तो यहां पे 20th ऑफ सितंबर डेट है। देखो, जब स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट की डेट आपसे पूछी जा सकती है एचएस में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट की डेट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि 20th ऑफ सितंबर को दिल्ली में स्टार्ट हुआ था 11th ऑफ मई को, तो सप्रेस कब हो रहा है, 20th ऑफ सितंबर को। तो यहां से आपको ये डेट्स ध्यान में रखनी है। सिमिलरली यहां पे अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट की बात करें, जैसे आपके पास कानपुर में कौन थे, तांत्या टोपे और नाना साहेब। तो यहां पे कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इसको सप्रेस किया जाता है। वहीं आपके पास लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। तो यहां पे भी कॉलिन कैंपबेल आपको देखने को मिलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ये पॉइंट काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पे किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, आपके पास ह्यूग रोज के द्वारा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लीड किया गया था और इसको सप्रेस कब किया गया था, जून में ही सप्रेस कर दिया गया था उसको 1858 में। वहीं वेरियस ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा, तांत्या टोपे के द्वारा सेंट्रल इंडिया में जो रिवोल्ट लीड किया जाता था उसको सप्रेस किया जाता है। बिहार में आपके पास कुंवर सिंह है अरा में, वहां पे 1859 में इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है और फाइनली जो कुंवर सिंह है उनकी हत्या हो जाती है इस रिवोल्ट को सप्रेस करते हुए बाय द ब्रिटिशर्स। वहीं आपको दिल्ली में ध्यान रखना है, बख्त खान है, 1859 में इनकी भी हत्या हो जाती है। ठीक है, देन खान बहादुर खान है बरेली से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन ये आपके पास और भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट है। ठीक है, यहां जो डेट ऑफ सप्रेशंस हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो यहां पे अगर हम इन होल बात करें तो कुछ एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पे आपको ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम देखने को मिलते हैं, वो पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल ह्यूग रोज है आपके पास, कर्नल कॉलिन कैंपबेल है, यहां पे आपके पास हडसन और निकलसन देखने को मिलते हैं। तो इन पर्सनैलिटीज के आपने नाम ध्यान रखना है, किन पर्टिकुलर सेंटर्स के ऊपर इनके द्वारा रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है। लीडर तो आपको ध्यान में ही है, किन सेंटर्स के ऊपर कौन लीड कर रहा है रिवोल्ट को। देन फाइनली डेट ऑफ सप्रेशंस भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास का डिस्कशन था। यहां पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने PYQ भी देखे और मोस्ट प्रोबेबली आपसे आने वाले साल में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? तो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।